ओके, हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ अमित रंजन और आज के सेशन में हम क्लैपनर के कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लैपनर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैंने आपको बोला था कि ऑलमोस्ट 100 और 150 का अपन जो है टारगेट बना के चलेंगे कि इतने क्वेश्चन जो है एटलीस्ट हमें को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, आपको ये स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा। मैं इसको अपने तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ। देखो क्या है, आपका एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऐसे। ठीक है, आपका एक हॉरिजॉन्टल जो है ये ऐसा सरफेस है, ये सीधा है, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही सीधा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ब्लॉक है, इसका मास m है। ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो दैट इज v0 और ये ऐसे चला जा रहा है। अब क्या हो रहा है, आगे ना इसको एक स्प्रिंग मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको एक स्प्रिंग मिल रहा है और स्प्रिंग जो है दैट इज फिक्स्ड, ऐसे फिक्स्ड है। अब देखो हो क्या रहा है, जहां पे ये स्प्रिंग को स्ट्राइक करेगा दैट पॉइंट इज ओरिजिन और इसके साइड जो है x है। ठीक है, अब इसके बाद का जो रीजन है यहां पे आपका म्यू जो है दैट इज इक्वल टू b टाइम्स x, दैट इज गिवन। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू विच इज इक्वल टू b टाइम्स x। अब ये v0 स्पीड के साथ चला जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक जब करेगा, स्ट्राइक करने के बाद धीरे धीरे ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो ईओ जो कंप्रेस किया उस दौरान, जो कंप्रेस करा उस केस में व्हाट इज द लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, यू हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। आपको ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, यू हैव टू कैलकुलेट द लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, जो आपको स्क्रीनशॉट में आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। ओके, सो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो अपने को क्या पता है इसका कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चूंकि ये ब्लॉक जो है ये सीधा ऐसे ट्रेवल करता हुआ इसको स्ट्राइक कर रहा है, सो इन दैट केस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v0 स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, बहुत अच्छे। अगर ये चीज समझ आ गई तो यहां से एक चीज और देख लो आप कि जब देखो ये इसको स्ट्राइक करके पीछे की तरफ लेके जाएगा तो उस केस में देयर विल बी अ वर्क डन, क्योंकि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी अब वो दो तरीके से यूज होगी। किस किस में, तो वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स प्लस द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। जब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया उस केस में वट एवर इज द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड देयर, राइट। तो ये चीज आपकी होगी। ठीक है, सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है दैट इज ऑल्सो द मैकेनिकल लॉस इन, सॉरी दैट इज द लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि देखो आप देखो इससे ये कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेस होने के बाद एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, फिर ये दोबारा से एक्सपेंड होगा, ये पीछे की तरफ फिक जाएगा, तो वो एनर्जी एक्चुअली कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन आप अगर ध्यान से समझो तो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज एक्चुअली जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमने वर्क डन किया दैट इज द लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। सो WF की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, सो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इनटू dx, करेक्ट। कहां से कहां तक, तो हम मान लेते हैं कि ये जो इसने इसको कंप्रेस किया होगा, इसने x0 डिस्टेंस तक कंप्रेस किया। अब एक बात बता दो, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n विच इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg, और म्यू की वैल्यू क्या, b टाइम्स x टाइम्स mg, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0 से x0 म्यू टाइम्स b टाइम्स mg टाइम्स x एंड dx। ये dx तो आएगा नहीं यहाँ पे, म्यू b, सॉरी म्यू नहीं होगा यहाँ पे, b mg x। सो ये जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, mgb x0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सही है ना, ये हो गया। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे x0 जो वो हम लेके आए हैं, x0 क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को x0 को निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज गिवन है हमें उसके टर्म्स में निकालना है x0 को। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो कॉन्जर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। सो हाफ m v0 स्क्वायर दैट कैन बी गिवन एज, ये क्या हो जाएगा, हाफ k x0 स्क्वायर। सो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इसकी एनर्जी और प्लस अगली जो एनर्जी हो जाएगी दैट इज mgb x0 स्क्वायर बाई 2। दिस पार्ट इज ओके। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, x0 स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 2 2 ये सारी चीजें कैंसिल हो रही है आपको। आप यहां से क्या करो, x0 स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, या एक काम करो, चूंकि b x0 स्क्वायर, b तो रहने दो, x0 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर लो। यहां से आपका क्या हो जाएगा, m v0 स्क्वायर माइनस k x0 स्क्वायर, सॉरी, तो x0 स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो, दैट इज इक्वल टू k प्लस mgb विच इज इक्वल टू m
वी नॉट का स्क्वायर, इसका मतलब एक्स नॉट का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई के प्लस एम जी बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको सारी क्वांटिटीज गिवन है, अब क्या करो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज ऑल्सो स्टोर्ड एज विच इज ऑल्सो नोन एज लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी विच इज इक्वल टू एम जी बी बाई 2, और एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई के प्लस एम जी बी इंटू 2, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर, एक्स नॉट स्क्वायर नहीं सॉरी इस 2 की, तो दिस इज द लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, यही है आपका लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन जो है बहुत बार TIFR वगैरह में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं एक बार थोड़ा सा, कि देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या नहीं करना। देखो ध्यान से, हमारे पास है क्या, मान लो कि अपने पास क्या एक सर्कल है, ठीक है, या मान लो कि अपने पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है। अब क्या हो रहा है, अगर ध्यान से समझो इस चीज़ को, तो हो गया रहा है एक पार्टिकल जो है ना, वो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है आगे की तरफ। देखो ऐसे क्वेश्चन क्लैपनर में मिल जाएंगे आपको बहुत, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा टाइम होगा, मतलब वो कौन सा थीटा एंगल होगा, ठीक है, ये आपका mg है, वो कौन सी वैल्यू ऑफ थीटा जिसके लिए, जैसे वर्टिकल के साथ, ये आपका पूरा वर्टिकल है, प्योर वर्टिकल के साथ ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से वो कौन सा वैल्यू ऑफ थीटा होगा जिसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे फॉल कर जाएगा, मतलब इसका इसके साथ कॉन्टैक्ट जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, आप अगर इसको नोटिस करोगे तो इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज द एन नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, दैट इज mg, अगर इसका मास m है तो। अगर ये mg है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, करेक्ट, दिस थिंग विल बी mg cos थीटा। अब एक बात आप खुद देखो, यहां से क्या हो रहा है, mg cos थीटा जो है इस डायरेक्शन में, n अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हो गया, आप यहां पे फोर्स बैलेंस कर सकते हो, mg cos थीटा माइनस n दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि हमेशा देयर शुड बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज ना, अगर इसका रेडियस आ रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो इन चीजों को बैलेंस करता है, सो दैट इज इक्वल टू ये दिस थिंग, करेक्ट। आपको क्या करना, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक बात बताओ, ये इन दोनों का जब कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, मतलब ये जब इससे अलग हो जाएगा, उस केस में द नॉर्मल फोर्स विल बी व्हाट, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 0। सो आप क्या करोगे यहाँ पे, mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके। तो यहां से आपको एक रिजल्ट दिख रहा है क्या, कि v स्क्वायर बाय r दैट इज इक्वल टू cos थीटा g के साथ। एक ये इक्वेशन आप ले लो। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या, आपको उस चीज को देखो, आप देखो यहां पे इस जगह की अगर बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल चलना स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है, तो पॉइंट A पे इनिशियल काइनेटिक टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी सिंपली, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, सो दैट विल बी इक्वल टू mgr। हमने क्या किया, इसको रेफरेंस सर्कल, रेफरेंस जो है वो ले लिया, सो दैट इज सिंपली इक्वल टू, और ये डिस्टेंस जो है, हाइट जो है दैट इज r। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से देखना, दिस हाइट विल बी, क्योंकि यहां पे जब पार्टिकल आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो एट बी ई फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस, और क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब आप पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे समझना थोड़ा सा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज दिस हाइट, ये हाइट आपकी होगी। अब ये हाइट कितनी हो जाएगी, सो दिस इज r, तो दिस विल बी इक्वल टू बेस विच इज इक्वल टू cos थीटा, सो हमारा क्या हो जाएगा, mgr cos थीटा। सो ये होगी आपकी इस पॉइंट पे एनर्जी, राइट। अब एनर्जी तो कंजर्व होती है, इसका मतलब क्या हो गया, mgr दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस mgr cos थीटा, करेक्ट है, दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके। देखो अब यहां से आप m को तो कैंसिल मार दो, ठीक है, m आपका हर जगह से कैंसिल हो गया, आपका हाफ ऑफ v स्क्वायर जो है ये क्या बच जाएगा, क्योंकि देखो आप यहां से आपका पास v स्क्वायर बाय r है, तो यहां से v स्क्वायर की अगर वैल्यू फाइंड कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका सोल्यूशन आ चुका है। सो g और r को कॉमन ले लो, क्या बन गया आपका 1 माइनस cos थीटा। r से इसको डिवाइड कर दो, तो r से इस साइड भी डिवाइड कर दोगे, राइट। सो दिस विल बी व्हाट,
जी टाइम्स, देखो आपका क्या आ रहा है, वी स्क्वायर बाय आर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जी टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आगे होगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से आप ध्यान से देखो, वी स्क्वायर बाय आर दोनों साइड है, इसका मतलब क्या हो गया, जी कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू 2g 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जी से जी कैंसिल हो गया आपका, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 और 3, ये क्या हो गया 3 कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हो गया कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2/3, इसका मतलब क्या हो गया थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सो आपको थीटा की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी ना, तो थीटा कितना आ रहा है आपका, कॉस इनवर्स 2/3, बस काम खत्म, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, ओके फाइन। इस क्वेश्चन को आप एक बार समझ लो ध्यान से, देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। देखो आपका है क्या क्वेश्चन, कहना क्या चाह रहा है, आप क्या कर रहे हो, देखो एक ये एंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने एक दीवार लगा दी, ये एक दीवार है, ठीक है, एकदम रिजिड दीवार है, और यहाँ पे क्या करा आपने, एक स्प्रिंग जो है ना, उस स्प्रिंग को आपने यहाँ पे बांध दिया, स्प्रिंग उसके साथ ना एक मास अटैच्ड है। आप थोड़ा ध्यान से समझना, जब ये स्प्रिंग पूरा यहाँ पे रहता है, जब ये स्प्रिंग पूरा यहाँ पे रहता है, उस केस में इसके कंप्रेशन की जो वैल्यू है, मतलब स्प्रिंग ना इस केस में पूरा फैला हुआ नहीं है, थोड़ा सा कंप्रेस्ड है, और वो कंप्रेशन मान लेते हैं कि हमारा ई है, याद रखना, सॉरी इसके साथ ना यहाँ पे एक मास भी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब हमें बोला क्या गया, थोड़ा ध्यान से सुनो, सेम कंडीशन फिर से, ठीक है, सेम कंडीशन फिर से। अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो स्प्रिंग है ना, जो ई है, अब इसको और ई कंप्रेस कर देते हैं, जैसे ये ई ऑलरेडी प्रेस्ड था, ये स्प्रिंग ऑलरेडी ई प्रेस्ड था, उसके फिर से इसको ई प्रेस कर दिया, मतलब ओवरऑल इसका कंप्रेशन कितना, दैट इज 2e। इस कंप्रेशन के बाद ये चूंकि रिजिड है, अब आपको क्या बोला जा रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनो, अब हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं, अपन इसको छोड़ देते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल कंप्रेशन 2e से ई कंप्रेशन के बीच में, और इसके बीच में जो इससे जो स्ट्राइक करेगा, दैट स्ट्राइक इज कंप्लीटली इलास्टिक। कोलिजन जो आपका गिवन है, सॉरी कोलिजन जो आपका गिवन है दैट इज इलास्टिक, आपका यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है, तो आपसे ये पूछा है कि अब इलास्टिक कोलिजन है तो होगा क्या, इससे टकराएगा, फिर इधर वापस आएगा, फिर टकराएगा, इधर वापस आएगा, यही तो चलेगा ना, क्योंकि 2e से ज़्यादा तो ये कंप्रेस हो नहीं सकता। तो उस केस में पूछा गया है कि इसका टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड जब इसी तरह से इसका कोलिजन जो होगा वो चलता रहेगा, ठीक है, ओके। चलो अब इसको हम फाइंड करते हैं। देखो ध्यान से, आप अगर इस चीज़ को समझोगे एक बार, स्प्रिंग जो है, अगर आप स्प्रिंग की बात कर लो तो स्प्रिंग जो है कितना कंप्रेस हुआ पड़ा है, ऑलरेडी मीन पोजीशन क्या है इसकी नहीं है आपके पास मीन पोजीशन नहीं है, लेकिन स्प्रिंग कहाँ से कहाँ तक जाता है, मीन पोजीशन से लेके ए एम्पलीट्यूड तक और माइनस ए एम्पलीट्यूड तक जाता है, आपको पता होगा। अगर स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग का आपने कर्व देखा है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इट गोज लाइक दिस, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, मतलब ये क्या होगा कि ए से माइनस ए के बीच में जाएगा। लेकिन आप अगर ध्यान से समझो यहाँ पे, इसका माइनस ए कितना है, सो दैट इज 2e, क्योंकि इससे ज़्यादा तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा, माइनस 2e, बस इतना 2e, इतना ही ये कंप्रेस हो रहा है। और 2e से कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है क्या, नहीं जा रहा 0 तक, क्योंकि ये दीवार ना वहीं पे आ जाती है, कहाँ पे आ जाती है, जब इसका कंप्रेशन जो है वो e है, मतलब आपका स्प्रिंग जो है वो सिंपली -2e से लेके -e के बीच में वाइब्रेट कर रहा है। मतलब अगर आप ध्यान से सोचें, एम्पलीट्यूड वाइज देखो तो आपका स्प्रिंग जो है वो -a से लेके -a/2 तक ही ऑसिलेट कर पा रहा है, उसके आगे पीछे इसके पास ऑसिलेशन की कोई जगह ही नहीं है। और चूंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो जिस स्पीड से ये इसको टकराएगा उसी स्पीड से ये पीछे की तरफ चला जाएगा, vi दैट इज इक्वल टू vf, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, दिस पार्ट इज ओके, राइट, दिस पार्ट इज क्लियर, बहुत आराम से। चलो अब हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, तो x दैट शुड बी इक्वल टू -a cos ωt, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्यों लिखेंगे आप याद करो, क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि जब आपने इसको कंप्रेस किया और t इक्वल टू 0 पे आपने इसको छोड़ा, तो t इक्वल टू 0 जब होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, -a दैट इज -2e, तो x दैट इज इक्वल टू -a cos ωt।
मतलब एट t इक्वल टू 0 आपका x की वैल्यू क्या है, दैट इज सिंपली इक्वल टू माइनस है। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। साइन का टर्म जो है वो हमने इसीलिए यूज नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अगली तरफ आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, तो e तक जा रहा है, मतलब a के हाफ तक जा रहा है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। सो t दैट इज इक्वल टू, ध्यान रखना इसका टाइम पीरियड अपने को कैलकुलेट करना है। सो t दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो हमारा क्या हो जाएगा एट t, मतलब वो जो पर्टिकुलर टाइम होगा वहां पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस a/2, क्योंकि ये यहां तक आ रहा है एंड दैट इज इक्वल टू माइनस a/2, माइनस a/2 से लेके माइनस a तक ये एम्पलीट्यूड मतलब ऑसिलेट कर रहा है ना। सो माइनस a/2 दैट इज इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा t। अब यहाँ से आप अगर ध्यान से देखो तो a से a कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। सो ओमेगा t दैट इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है 1/2 cos 1/2, सॉरी ओमेगा t दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। और cos इनवर्स 1/2 कितना होता है, cos कब होता है हाफ, दैट इज 60 डिग्री पे। सो ओमेगा t दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री मतलब π/3। समझ रहे हो इस चीज को। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया ओमेगा t, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप 2π/t इंटू t दैट इज इक्वल टू π/3, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लग गया इसको। सो दैट इज इक्वल टू t विच इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल कर दो, t दैट इज इक्वल टू t/6। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो, ये आपको टाइम पीरियड निकालना इस ऑसिलेशन का, तो वो क्या हो जाएगा दैट हो गया 2 टाइम्स t। इसका मतलब क्या हो गया t/3। और t की वैल्यू क्या है आपके लिए, आपको पता है t की वैल्यू क्या होती है, t दैट इज इक्वल टू इसके लिए मतलब स्प्रिंग के लिए टोटल टाइम पीरियड क्या होता है ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2π/t, और ओमेगा जो होता है दैट इज √of k/m। इसका मतलब क्या हो गया k/m, सॉरी या k/m। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपका टाइम जो हो गया दैट इज t/3 एंड t/3 दैट इज इक्वल टू t की वैल्यू क्या होती है 2π √m/k डिवाइडेड बाई 3। तो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ओके सो और जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि अनअकैडमी जो है ना, अनअकैडमी पे आप IIT जैम के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी के लिए अनअकैडमी पे IIT जैम के कोर्सेज जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो एट अ नॉमिनल प्राइस। यहाँ पे आपको क्या होगा, यू हैव टू पे ओनली 9,000, ठीक है, फॉर एन ईयर। 1 ईयर की फीस आपकी इतनी है, और अगर आप 6 मंथ के लिए जाना चाहते हो इन दैट केस यू हैव टू पे ओनली 8,000, सॉरी 6 मंथ के लिए जाओगे तो 7,200, ठीक है। और अगर आप 5 में मतलब 3 महीने के लिए जाते हो, 3 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, इन दैट केस यू हैव टू पे ओनली 4,500। अब इसमें मिलेगा क्या आपको, इसमें आपको लगभग 12 से 13 टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जिनको अनअकैडमी के लैंग्वेज में बोला जाता है। तो इतने एजुकेटर्स से आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। टीचर्स जो है उनके क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो, सारे टीचर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और उसके बाद आपको हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, मतलब क्या है कि अगर आपका कोई डाउट है, जैसे हर 3 क्लास के बाद एक जो होगा वो डाउट क्लास होगा, तो आपको जो भी डाउट्स है आप उस क्लास में आराम से टीचर को पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की पिक्चर जो वो आप सेंड कर दो, टीचर आपको उसका आंसर देगा। और उसके साथ साथ आपका यहाँ पे क्विजेस चलते हैं, ठीक है। और अनअकैडमी जो होता है वो आपको एक फ्री चैंपियनशिप भी अवेलेबल कराता है। फ्री चैंपियनशिप का मतलब ये है, फ्री चैंपियनशिप जो है इसका मतलब ये है क्या कि आपको मतलब हर संडे 2 से 5 तक, ठीक है, याद रखना हर संडे 2 से 5 तक आपका एक एग्जाम होता है, जहां पे आपका पूरा चैंपियनशिप का जो एग्जाम है, मतलब पूरा जो आपका IIT जैम का सिलेबस है उसको कवर करता हुआ एग्जाम होता है। तो आप बेसिकली उससे खुद को इवेल्युएट कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कहाँ तक पहुँची, कितनी चली और कितनी नहीं हुई, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे हैं अनअकैडमी के, थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, देख लो कि अगर 1 साल के लिए आप जाते हो या 2 साल के लिए अगर आप जाते हो, अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो, इन दैट केस यू कैन गो विद 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो उसके लिए अगेन सबके लिए याद रखना, इन सब के केस में आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ द रेफरल कोड LiveMIT10, ये रेफरल कोड यूज़ करो, आराम से आप फिर अनअकैडमी ज्वाइन